कुल जो है वो एबीसीज, ये जो हमने डिस्कस किए हैं ये एबीसी है लेबोरेटरी टेस्ट इवेल्युएशन में। तो इनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली जो मोस्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है वो उन्हीं टेस्ट की ही होनी चाहिए जो हमारे जिनके साथ हमारा एनकाउंटर होगा ड्यूरिंग आवर जो प्रैक्टिस। सही है। तो एसीबीसीज हो गया, एलएफटीज हो गए, बाकी भी जितने टेस्ट वगैरह हैं उनका। सही है। तो कभी अगर चांस बना तो इंशाल्लाह करेंगे उनको डिस्कस। ओके सर, नेक्स्ट जी अगर किसी थैंक यू। का क्वेश्चन है, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। और मैं ये बता दूं कि क्लिनिकल इसमें जब हम जाते हैं अपना डायग्नोसिस में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बीइंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो जिसमें रिसर्च वर्क और इस तरह R&D का डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्लिनिकल साइड में अगर आप हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में R&D का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें अगर डायग्नोसिस आपने करना है तो इसी टेस्ट टेस्ट वगैरह के परफॉर्म करने के बाद ही आप डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकते हैं। उस तक आपको एक एक्सेस मिलती है। तो ये बेसिक्स जो है वो वहाँ पे आपको नीड होती है कि इनका आइडिया हो आपके पास। अब आपके पास एक टेस्ट आ गया, लेट्स सपोज। बेसिकली अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे माइंड में आया, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए इसका यूज है। इन टर्म्स का अभी हम इसकी बात करें जो हमारे सामने आया, हमने डिस्कस किया। तो हमारे पास ऐसे टेस्ट आएंगे जो कि जिनमें बहुत क्रिटिकल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, जिनमें सिर्फ ये नहीं कि पॉजिटिव लिखा है तो हाँ बीमारी है, जिनमें सिर्फ ये लिखा है कि नेगेटिव है तो बीमारी नहीं है। उसमें प्रोबेबिलिटी, उसमें सेंसिटिविटी टेस्ट की कंसीडर की जाएगी, उसमें स्पेसिफिसिटी कंसीडर की जाएगी, उसमें एक्यूरेसी, उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, उसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ये सब पैरामीटर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी टेस्ट की, वो कंसीडर की जाएंगी। उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ इस टेस्ट के थ्रू जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ है उसमें कितनी एक्यूरेसी है या वो कितना एक एविडेंस बेस्ड है। तो वहाँ पे ये एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे ये टर्म्स जो है, ये जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो ये चैट में आया, सर व्हाई यू चूज टू बी हॉस्पिटल फार्मेसी रादर देन टू बी एन इंडस्ट्रियल साइड। ओके, आप आपका इंट्रो भी दे दें सर। ओके। तो मेरी जहाँ तक बात है, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ पहले, और उसके बाद बता देता हूँ कि वजह क्या है मेरी हॉस्पिटल फार्मेसी साइड या क्लिनिकल साइड जाने की और इंडस्ट्री साइड ना जाने की। देखें, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माय नेम इज अमार हसनैन शाकिर एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फास्ट भी बोल सकते हैं। in year 2024, and it's been almost 6 months I have been graduated from university, and practicing in hospital pharmacy, Al Khidmat Hospital Pharmacy, as a hospital pharmacist, जिसमें डिस्पेंसिंग भी कर रहा होता हूँ मैं। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग, ट्रांसक्रिप्शन फिलिंग की, पेशेंट काउंसलिंग, काउंटर डीलिंग, इवन के रिसिप्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर जो चल रहा होता है वहाँ पे फार्मेसी का रिसिप्ट जनरेट करने का, वो भी करता हूँ मैं। उसके अलावा एक्सपायरी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके अलावा जनाब क्या बोल सकते हैं, हाँ इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया था बिल्कुल फर्स्ट क्लास में कि हम जो इस तरह की मेडिकेशंस हैं, हाई अलर्ट, रेड अलर्ट, या इमरजेंसी मेडिकेशंस, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रखने वाले लाइक डिजॉक्सिन, इन सब की मॉनिटरिंग भी मैं खुद भी करता हूँ, मॉनिटरिंग भी करता हूँ। और इनमें जो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं उनका काम भी मैं कभी कर रहा होता हूँ। ये सब तो हो गए मेरे ओपीडी फार्मेसी के रोल खिदमत नाजमाबाद हॉस्पिटल में। उसके अलावा मैं जो आईपीडी फार्मेसी है, बेसिकली वहाँ जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है
वो उसमें मुझे किसी हद तक जो है वो मौका मिल जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस को यूटिलाइज करने का, क्लिनिकल फार्मेसी को इन प्रैक्टिस लाने का। उसमें ये होता है कि एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग में कर रहा होता हूँ, जो आपको मैंने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इंडिविजुअल नीड्स बेस्ड जो प्रिपरेशंस की जाती हैं मेडिसिन वगैरह की, कंपाउंडिंग की जाती है, बनाई जाती है एट द स्पॉट, जो किसी पेशेंट को चाहिए होती है। जैसे डोज एडजस्टमेंट की अगर बात करें, वन ऑफ दैम है ये, उनमें से एक वजह है जिसमें उसमें वो की जाती है एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग। तो डोज अगर एजुकेशन में ड्रग इंटरेक्शन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप उसको गाइड करेंगे कि हाँ भाई, अगर तुमने इन दो मेडिसिन में, आप देखेंगे, आपने शायद देखा भी होगा आप में से किसी ने, कि अगर एक प्रिस्क्रिप्शन में दो ऐसी मेडिसिन लिखी हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, तो डॉक्टर ने क्या किया हुआ होता है। अब इसमें एक, चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कि ड्रग इंटरेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो उसमें अगर आपको पता है कि एक मेडिसिन है, वो और सेकंड है, दो ऐसी मेडिसिन है जिनमें आपस में इंटरेक्शन हो सकता है और उसके फला फला जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो कि हार्मफुल होंगे पेशेंट के लिए इन फ्यूचर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर जिसे हम बोलते हैं, फिजिशियन वगैरह, वो उनकी जो डोज टाइम है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है ड्रग का, उसको एडजस्ट करता है। जैसे लेट्स सपोज अगर दो मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो वो प्रिस्क्राइबर क्या करेगा कि एक की जो है वो पेशेंट को बोलेगा आपने सुबह में खानी है, दूसरी जो उसके साथ इंटरेक्शन जिसका पॉसिबल है, वो उसका वो बोलेगा कि आपने शाम में खानी है। अब सही है कि वो अलग अलग टाइम पे तो खा ली, लेकिन कोई एक ले पर्सन हो, वो तो ये समझेगा कि यार अगर इसने खा ली तो उसके बॉडी में तो चली गई ना, चाहे वो आप जितना भी गैप रख ले उसके अंदर। तो ये जो गैप है बेसिकली इसलिए ही रखा जाता है कि जब एक ड्रग का, मेडिसिन का हाफ लाइफ जब खत्म हो जाता है, लेट्स सपोज जो सुबह में उसने मेडिसिन खाई थी उसकी हाफ लाइफ, लेट्स सपोज थी, हाफ लाइफ का आप लोगों को आइडिया होगा कि द टाइम ड्यूरिंग विच 50% ऑफ द ड्रग इज remaining in the body and 50% of it is excreted throughout the body। अगर 100 mg फॉर एग्जांपल उसके अंदर एडमिनिस्टर की गई थी पेशेंट के अंदर, तो उसका अगर टाइम था, हाफ लाइफ था उसका 15 मिनट्स, तो हर 15 मिनट के बाद उसमें से 50 जो परसेंट मेडिसिन है, ड्रग है, उसकी कंसेंट्रेशन या अमाउंट वो उसमें से लेस हो जाएगी बॉडी में से। तो ये जैसे 100, बिल्कुल जीरो टाइम पे, 0 मिनट पे हमने उसको दी 100 mg टैबलेट, सही है, 100 mg जो है वो 0 मिनट पर थ्री। अब उसका अगर हाफ लाइफ है, हर ड्रग का अपना हाफ लाइफ होता है, और ये क्लिनिकल ट्रायल्स और उससे वो प्रूव किया होता है। अपनी मर्जी से या इस तरह से हम उसको आर्बिट्रेरी नहीं देते, ये प्रूवन होता है क्लिनिकल बेसिस पे। हर एक का अपना स्पेसिफिक हाफ लाइफ होता है। लेट्स सपोज उसका अगर हाफ लाइफ है 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स गुजरने के बाद वो 50 mg बॉडी में होगी, 50 mg वो बॉडी से एक्सक्रीट होगी बॉडी से मुराद प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ये नहीं कि वो एक्सक्रीट आउट हो गए बिल्कुल बॉडी से ही एक्सपेल हो गई होगी।
ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो 100 mg अगर ब्लड प्लाज्मा में गई थी एट 0 मिनट, 15 मिनट अगर उसका हाफ लाइफ है, तो 15 मिनट के बाद वो क्या है, फर्स्ट हाफ लाइफ, मतलब एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद, 15 मिनट गुजरने के बाद वो 50 mg बॉडी में, प्लाज्मा में, और 50 mg जो है वो उसमें चली जाएगी अपना ब्लड से बाहर। सही है, एक्सक्रीट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड हाफ लाइफ के बाद, मतलब 15 मिनट और मजीद 15 मिनट के बाद, टोटल कितने हो गए, आधा घंटा। दो हाफ लाइफ, इन अदर वर्ड्स आधा घंटा, इन अदर वर्ड्स सेकंड हाफ लाइफ। सही है, तो ये डिफरेंट टर्म्स वगैरह यूज होती हैं। तो वो कितनी रह जाएगी, 50 mg थी, उसका भी 50, 25 mg बॉडी उसमें ब्लड में। सही है, और 25 उसमें से मजीद चली गई। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 12.5, उसमें 12.5 एक्सक्रीट हो गई। फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में 6.25, और इस तरह करते कराते वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेवेंथ हाफ लाइफ पहुंचने तक, मतलब 7 × 15 अगर किसी का 15 मिनट का हाफ लाइफ है, तो जो टाइम बनेगा उस टाइम के बाद वो 99.99 समथिंग जो है वो बॉडी में से जा चुकी होगी, एक्सक्रीट आउट हो चुकी होगी, और 0.000 मतलब ना होने के बराबर जो है वो उसमें बॉडी में रिमेनिंग होगी। तो ये जो हाफ लाइफ है, ये टाइम। अब जो सुबह उसको मेडिसिन दी गई थी, दो जो पॉसिबल इंटरेक्शन रखने वाली आपस में जो मेडिसिन थी, उसमें जो सुबह दी गई थी उसका हाफ लाइफ था, लेट्स सपोज उसने 8 बजे ली, उसका हाफ लाइफ था 4 घंटे। 4 घंटे के बाद उसने जो है वो बिल्कुल ही बॉडी से खत्म हो जाना है, ब्लड में से, मतलब ब्लड में से खत्म हो जाना है। इवन के डेफिकेशन भी हमारी जो है वो वॉशरूम वगैरह जाके और वो एक्सपेल हो जाना, तकरीबन 3 घंटे के बाद तो वो भी हो जाता है। हमारा डेफिकेशन पीरियड 3 घंटे का है मैक्सिमम, वो भी वैसे तो 2 ढाई घंटे नॉर्मल होता है एवरेज, कि जो हमने खाया उसको जो है ना 2 से 2.5 घंटे में जाके निकाल देना है। तो अब 4 घंटे तो उसको गुजर गए, तो मतलब बॉडी से ही वो बिल्कुल खत्म हो गई मेडिसिन। सही है, तो अब उसके लिए सेफ है कि वो दूसरी मेडिसिन जिसका पहले वाली के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल था वो ले सकता है 4 घंटे के बाद। अगर इन केस 4 घंटे, तो वो 4 घंटे के बाद भी ले सकता है दूसरे वाली। अगर वो 8 घंटे का उसका ड्यूरेशन है तो वो शाम में ले लेगा, अगर 24 का है तो फिर वो दूसरे दिन ले लेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें यही है कि हाफ लाइफ को माइंड में रखते हुए दो पॉसिबल इंटरेक्शंस रखने, दो पॉसिबल इंटरेक्शन रखने वाले ड्रग्स को हम उनकी डोज टाइम को, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम को हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल दिया ड्रग इंटरेक्शन से बचने की, या ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में पेशेंट को गाइड करते हुए, काउंसल करते उनको काउंसलिंग देते हुए, गाइडेंस देते हुए, ओके, उनको एजुकेट करते हुए। सही है, तो ये भी एक स्टेप है, पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट एजुकेशन। तो इस तरह का मैं खुद भी कर रहा होता हूँ उसमें। फिर डोज एडजस्टमेंट में भी आ जाता है, डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, यार मैंने इसको ना वो डोज मैंने छोड़ दी थी, डोज मेरी ओमिट हो गई थी, तो मैं क्या करूँ। तो डोज ओमिशन में आपने जो गाइड करना होता है वो यही होता है कि जो आपकी डोज स्किप हो गई उसको छोड़ दो। अब ये नहीं कि आपने एक ही टाइम में जो है ना वो 50 mg लेनी थी, एक टाइम में आपने 100 ले ली, तो वो ओवरडोजिंग की तरफ चला जाएगा। ये मैंने आपको इतनी बार कॉन्सेप्ट दे दिया ओवरडोजिंग का। तो एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम अगर वो अगर वो जो है अपना 100 100 mg यूज कर लेगा तो ओवरडोजिंग हो जाएगी, तो वो भी उसने नहीं करना। तो वो कौन समझाएगा उसको, वो फार्मेसी समझाएगा। सही है, तो ये भी मैं कर रहा होता हूँ। उसके अलावा जो है जनाबे वाला क्या हो सकता है, पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट एजुकेशन में बस यही चीजें होती हैं। और भी बहुत कुछ होता है भाई, बहुत मजा आता है हॉस्पिटल साइड में और इस तरह का। तो ये मेरे मेरी डिस्कशन सुनते हुए आप लोगों को आइडिया हो गया कि मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तभी मैं इस तरफ आया और इंडस्ट्री साइड नहीं गया। तो मेरे
यार सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैं मेरी तरफ डिस्ट्रैक्शन थोड़ी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे माइक जो है वो ऑफ करना पड़ता है नॉइस अवॉइड करने के लिए। तो अभी क्वेश्चन आया मेरे सामने। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स ये है कि मेरा इंटरेस्ट है भाई इस फील्ड में, और इंटरेस्ट की वजह क्या है, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है मेरा इंटरेस्ट इस साइड होने की। मेरा जो माइंड सेट है वो यही है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपका पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट इंटरेक्शन ये कीवर्ड है जो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मेरा क्यों इसमें इंटरेस्ट है और क्या इंडस्ट्री साइड में क्यों नहीं है। वो उसकी वजह यही है कि इंडस्ट्री में क्या है कि एक लेबर भी वर्क कर रही होती है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं लेना। हर बंदे का अपना इंटरेस्ट और वो होता है, माइंड सेट होता है। तो वहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट भी मिलेगा, वहाँ पे आपको जनाब जिसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है वो भी मिलेगा। तो भाई वो जो फील्ड है वो मैं ये नहीं बोलता कि वो उसमें फार्मासिस्ट का रोल नहीं है, फार्मासिस्ट का नंबर 1 में उस पे रोल है। लेकिन ऐसी फील्ड जो कि कंप्रोमाइज्ड हो जाए, ऐसा एरिया जो कि कंप्रोमाइज्ड हो जाए इन इन पर्सपेक्टिव ऑफ, मतलब बाकी फील्ड्स में उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो मेरा माइंड सेट या ये नहीं मानता कि मैं भी उस एरिया में या उसमें जाके काम करूं उनके साथ ही। या जो मैंने 5 साल फार्म डी मैंने पढ़ा भाई, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं जाके वहाँ पे मेडिसिन जो है वो बल्क में जाके बनाऊं और लेबर की तरह मैं वहाँ पे काम करूं। अब चाहे जितनी भी अट्रैक्टिवनेस है उसमें कि वो सैलरी पैकेज अच्छा होता है जनाब, बहुत से मतलब वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं, गाड़ी मिल गई, फलां मिल गया, नहीं भाई मेरा माइंड नहीं मानता इस बात पे। मैं ये मानता हूँ कि मैंने अगर फार्म डी पढ़ा है, मेरे पास फार्म डी का नॉलेज है फार्मेसी का, तो मैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूंगा सोसाइटी में। सही है। और वो मेरे लिए पॉसिबल तब होगा जब मेरा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन डायरेक्ट होगा। और डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझे अल्टीमेटली फाइनली कहाँ पे मिलेगा, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, या किसी भी रिटेल फार्मेसी या इस तरह का। सही है। और डायरेक्ट पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, जो बेस्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा प्रॉपर, वो हॉस्पिटल या क्लिनिकल साइड पे मुझे बेस्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू कम्युनिटी फार्मेसी और कोई भी नेटवर्क फार्मेसी या इस तरह की रिटेल फार्मेसी। तो मेरे इंटरेस्ट की